हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं या डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे कलरलेस है और न्यूक्लिएटेड एलिमेंट्स है हमारे ब्लड के। ठीक है, इसकी साइज़ है, ये आरबीसी से लार्जर है, 10 to 14 या हाईएस्ट 20 माइक्रोमीटर डायमीटर साइज होती है। ठीक है, ये न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, और इसके नंबर है 4000 से लेके 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और इसका मेन फंक्शन है डिफेंस। ठीक है, ये हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये दो ग्रुप्स में क्लासीफाई हो रहे हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे आएंगे न्यूट्रोफिल्स जो है अबाउट 60 to 70%, फिर आएंगे इओसिनोफिल्स जो है 1 to 4% एंड बेजोफिल्स सबसे कम 0 to 1%। और दूसरे ग्रुप में आ रहे हैं हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, जिसमें आ रहे हैं हमारे लिम्फोसाइट्स जो है 20 to 30% एंड मोनोसाइट्स जो है 2 to 8%। न्यूट्रोफिल से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स जिन्हें पोलीमॉर्फ्स भी कहते हैं, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर मतलब इसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर मल्टीपल लोब्स होते हैं। ये जो लोब्स है वो 2 से लेके 5 या 6, 7 तक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो लोब्स है उसका नंबर डिपेंड कर रहा है एज के ऊपर। जो सेल की एज ज़्यादा है उसके अंदर ज़्यादा लोब्स होंगे। ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ लोब्स ओल्डर द सेल। ठीक है, जैसे हमारे कितने साल हुए तो वो ओल्डर होते। ठीक है ना, अगर 5 साल है और एक बच्चे का और दूसरे की एज है 7 साल तो ओल्डर कौन सा हुआ, 7 वाला। तो इसमें भी अगर कोई न्यूट्रोफिल के अंदर 2 लोब्स है और दूसरे के अंदर 4 है तो ओल्ड वाला है हमारा 4 लोब वाला। ठीक है, और स्टेनिंग तो ये न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल है, मतलब ये दोनों डाइस एसिडिक एंड बेसिक दोनों डाइस से स्टेन होते हैं। ठीक है, और इसकी साइज़ है 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर। सेकेंड ग्रेन्युलोसाइट में हमारे आ रहे हैं इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल की भी साइज़ है 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर। इओसिनोफिल नाम के ऊपर से उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो स्टेन होते हैं ब्रिक रेड या पिंक कलर से यहाँ पे, और ये स्टेन हो रहे हमारे एसिडिक डाई से जिसका नाम है इओसिन। और ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल में फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है वो बायलोब्ड होता है, 2 लोब्स है, या फिर इसे कहते हैं स्पेक्टिकल शेप। ये देखो ऐसे स्पेक्टिकल जैसा बन गया है ना, स्पैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बेजोफिल। बेजोफिल की भी साइज़ अबाउट 10 to 14 माइक्रोमीटर डायमीटर है। बेजोफिल मतलब ब्लू, तो उसके ग्रेन्यूल्स है वो पर्पल या ब्लू कलर से स्टेन होते हैं, और ये स्टेन होते हैं बेसिक डाई जिसका नाम है मिथिलीन ब्लू। ये इओसिन और मिथिलीन ब्लू दोनों हमारे स्टेन जो जिसका नाम है लिशमान स्टेन, इसके अंदर दोनों डाइस है। ठीक है, इसका भी जो न्यूक्लियस है वो बायलोब्ड है। नेक्स्ट आएगा हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट जिसमें आ रहा है मोनोसाइट। मोनोसाइट हमारा लार्जेस्ट सेल है, इसकी साइज़ है 12 to 20 माइक्रोमीटर डायमीटर। ये ए ग्रेन्युलोसाइट से मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है ये राउंड है या कभी कभी किडनी शेप भी होता है, यहाँ पे जैसे इंडेंटेशन है छोटा सा। ठीक है, और ये सेंट्रली भी होता है और कभी कभी ये साइड में हो जाता है। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म विजिबल होता है, जबकि लिम्फोसाइट में साइटोप्लाज्म बहुत ही कम दिखता है। तो इस तरह से हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को सेपरेट कर सकते हैं। लिम्फोसाइट्स में भी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, ये भी हमारा एक ग्रेन्युलोसाइट है। उसका न्यूक्लियस है वो ओवल होगा या बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड, और उसमें साइटोप्लाज्म की एकदम छोटी सी रिंग या रिम विजिबल होगी। ठीक है, और ये जो लिम्फोसाइट्स है ये आएंगे हमारे 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग टू साइज़। एक है लार्ज लिम्फोसाइट जिसकी साइज़ होती है हमारे डब्ल्यूबीसी जितनी 10 to 14 माइक्रोन डायमीटर, और दूसरा है स्मॉल लिम्फोसाइट जिसकी साइज़ है आरबीसी जितनी 7 to 8 माइक्रोन। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे 2 लिम्फोसाइट्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन ये आरबीसी से बहुत कम होता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन हमारा है 120 डेज़। यहाँ डब्ल्यूबीसी का है न्यूट्रोफिल का अबाउट 2 to 5 डेज़, इओसिनोफिल 7 to 12 डेज़, बेजोफिल्स 12 to 15 डेज़, मोनोसाइट्स अबाउट 2 to 5 डेज़ एंड लिम्फोसाइट्स 0.5 to 1 day। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इन्फेक्शन या कोई अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो और भी लाइफ स्पैन चेंज होता है। डब्ल्यूबीसी काउंट और डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। ठीक है, तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट जो हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसे कहते हैं TLC, ये हमारा होगा 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड डिफरेंशियल काउंट मतलब उसके अंदर अलग अलग सेल्स, तो इसमें आएगा हमारा न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है हमारा 60 to 70%, इओसिनोफिल है 2 to 4%, बेजोफिल्स है 0 to 1%, मोनोसाइट्स हमारे हैं 2 to 6% एंड लिम्फोसाइट्स है 20 to 30%। डब्ल्यूबीसीज के वेरिएशंस मतलब इसका काउंट
इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये वेरिएशंस हमारे फिजियोलॉजिकल भी होंगे, पैथोलॉजिकल भी होंगे। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में आएंगे, नॉर्मल काउंट हमें पता है 4000 to 11000। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में एक है हमारा एज। इन्फेंट में ये काउंट ज़्यादा होता है 20,000 के अराउंड पर क्यूबिक मिलीमीटर। एडल्ट में ये 4000 to 11000, तो ग्रेजुअली कम होगा। जेंडर मेल फीमेल में दोनों में सेम होता है डब्ल्यूबीसी काउंट। आरबीसी और हीमोग्लोबिन के जैसे फीमेल में डब्ल्यूबीसी कम नहीं होते। डायूरिनल वेरिएशन मतलब ड्यूरिंग द डे, तो अर्ली मॉर्निंग में ये काउंट कम होता है और आफ्टरनून के बाद ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी। एक्सरसाइज के बाद भी ये काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। इमोशनल कंडीशन में क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है तो भी ये काउंट इंक्रीज़ होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगेन डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, तभी भी ये काउंट इंक्रीज़ होगा। ड्यूरिंग स्लीप काउंट डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो रही है। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगेन काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस में हमारे आ गए एज, जेंडर, डायग्नल वेरिएशन, एक्सरसाइज, इमोशंस, साथ में प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, स्लीप एंड मेंस्ट्रुएशन। फिजिकल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइट काउंट जब इंक्रीज हो रहा है तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। और उसके कॉमन कॉजेज है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगे। एलर्जी, एलर्जी में कॉमनली हमारे ईओसिनोफिल्स बढ़ते हैं। कॉमन कोल्ड, ये वायरल इन्फेक्शन, और कोई भी इन्फेक्शन हो तो भी डब्ल्यूबीसी चेंज होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में भी डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा। अभी पर्टिकुलर कौन सा डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो एक है न्यूट्रोफिलिया, मतलब न्यूट्रोफिल बढ़ रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रोफिल का एब्सोल्यूट काउंट, एब्सोल्यूट काउंट मतलब हमारा जो न्यूट्रोफिल है सपोज 60% है, ठीक है। तो अगर हमारा 60% मतलब कितना हुआ, तो ये जब न्यूट्रोफिल काउंट हमारा 10,000 से एब्सोल्यूट काउंट, नॉट इन परसेंटेज, ठीक है, ये जब हमारा 10,000 से ज़्यादा है तो इसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। फिजियोलॉजिकल कॉजेज होंगे इसके, एक्सरसाइज में होता है, प्रेगनेंसी के लेट स्टेज में, एंड पार्चुरेशन डिलीवरी के टाइम पे। और पैथोलॉजिकली कब न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ते हैं तो सबसे पहला है एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, पायोजेनिक मतलब पस फॉर्मेशन, जो कोई ऑर्गेनिज्म है उसके इन्फेक्शन से बढ़ता है। दूसरा है सर्टेन वायरल इन्फेक्शन जैसे कि स्मॉल पॉक्स में। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कोई टिश्यू डैमेज है जैसे इन्फ्लेमेशन है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, कोई इंजरी है या बर्न्स है। वैक्सीन देने के बाद भी बढ़ता है, पॉइजन्स के बाद भी बढ़ रहा है, कोई एक्यूट हेमरेज है या ल्यूकेमिया, ये सब कंडीशन में न्यूट्रोफिल काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट आएगा न्यूट्रोपीनिया, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट काउंट है वो लेस देन 2500 पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसके कॉजेज़ में आएंगे हमारे टाइफाइड फीवर एंड पैराटाइफाइड फीवर, ये कॉमन कॉज है। साथ साथ में मलेरिया, एप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो का एप्लेजिया हो गया है, रेडिएशन, तो इन सब में भी न्यूट्रोफिल काउंट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। फिर ईओसिनोफिलिया, फिलिया मतलब बढ़ना, पीनिया मतलब डिक्रीज़ होना। तो ईओसिनोफिल काउंट जब एब्सोल्यूट काउंट 500 से ज़्यादा है तो इसे ईओसिनोफिलिया कहते हैं। कॉमनली एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जी कोई अस्थमा हो या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो तो इन सब में ईओसिनोफिल काउंट बढ़ रहा है। ईओसिनोपीनिया मतलब डिक्रीज, एब्सोल्यूट काउंट जब 50 से भी कम हो जाए तो इसे ईओसिनोपीनिया कहते हैं। इसका कॉज है स्टेरॉइड थेरेपी। बेजोफिलिया मतलब बेजोफिल काउंट इंक्रीज हो रहा है, जब वो 100 से ज़्यादा है तो बेजोफिलिया। बेजोफिलिया के कॉजेज में आएंगे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड पोलीसाइथेमिया वेरा। मोनोसाइटोसिस मतलब मोनोसाइट काउंट, जब एब्सोल्यूट काउंट 800 से ज़्यादा है तो इसे कहते हैं मोनोसाइटोसिस। कॉजेज इसमें आ रहा है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड सिफिलिस। फिर आ रहा है लिम्फोसाइटोसिस, जब लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है 4000 से ज़्यादा तो इसे कहते हैं लिम्फोसाइटोसिस। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ है इसका इन्फेंट्स में और मेंस्ट्रुएशन में। और पैथोलॉजिकल कॉजेज़ कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। इन सब कंडीशन में लिम्फोसाइट काउंट बढ़ रहा है। एंड लिम्फोसाइटोपीनिया या लिम्फोपीनिया मतलब लिम्फोसाइट काउंट डिक्रीज हो रहा है, जब ये 1500 से भी कम हो जाएगा तो इसे लिम्फोपीनिया कहते हैं। इसका कॉज है स्टेरॉइड थेरेपी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है ये हमारी कैंसरस कंडीशन होती है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड हो जाता है। ये काउंट 1 लाख से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका कॉज है जब भी डब्ल्यूबीसी के कोई प्रिकर्सर है, इसका मैलिग्नेंट प्रोलिफ्रेशन हो। मैलिग्नेंट मतलब वो न्यूप्लास्टिक कोई कंडीशन है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे इमेच्योर सेल्स होते हैं। इमेच्योर जो है इसे कहते हैं ल्यूकेमिक ब्लास्ट सेल्स, और इसमें नॉर्मल सेल्स है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो मतलब नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, तो मतलब ल्यूकोपीनिया होगा।
ठीक है। साथ में आरबीसी भी कम हो जाएंगे, एनीमिया भी होगा, प्लेटलेट भी कम हो जाएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी होगा, और जो ल्यूकोसाइट बढ़ेंगे वो इमेच्योर होंगे, ठीक है। और इसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ल्यूकेमिया के कॉजेज़ में आएगा एक तो जेनेटिक फैक्टर, कुछ केमिकल्स जैसे कि बेंजीन है, एस्बेस्टोस है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है, क्लोरामफेनिकॉल है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो हमारे डीएनए को डैमेज कर रहा है, ठीक है। फिर आ रहा है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट कम होना। कॉजेज है इसका, वायरल इन्फेक्शन में कम होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर में कम होता है, एंड टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड फीवर में भी डिक्रीज हो रहा है। डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ डब्ल्यूबीसी की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा डायापिडेसिस। डायापिडेसिस मतलब सपोज़ यहाँ कहीं पे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी जो हमारे है ये ऐसे ब्लड वेसल में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो स्क्वीज़ हो करके बाहर आ जाएंगे। तो प्रोसेस बाय विच डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स जो स्क्वीज़ आउट करके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक प्रॉपर्टी हो गई डायापिडेसिस। दूसरा है अमीबॉइड मूवमेंट, मतलब ये अमीबा की जैसी मूवमेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ पे एक मिनट, ये ऐसे साइटोप्लाज्म है ना, वो प्रोट्रूड होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये जो सेल है उसका शेप भी चेंज हो रहा है लाइक दिस, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, हमारे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, इन तीनों में अमीबॉइड मूवमेंट्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस। कीमो मतलब केमिकल, टैक्सिस टैक्सी हम बताते हैं ना, टैक्सी मतलब मूवमेंट, तो केमिकल मूवमेंट या केमिकल अट्रैक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स है, जैसे यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये जो केमिकल्स रिलीज होंगे ना वो कीमोटैक्सिस कर रहे हैं, मतलब ये डब्ल्यूबीसी को यहाँ अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे ये आएंगे और फाइट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद उसकी चौथी प्रॉपर्टी है फेगोसाइटोसिस। हमारे न्यूट्रोफिल्स है, हमारे मोनोसाइट्स है, वो एंगल्फ कर जाते हैं पार्टिकल को, ठीक है, तो ये है फेगोसाइटोसिस। अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसीज, अलग अलग डब्ल्यूबीसीज के फंक्शंस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी सेल हमारा आ रहा है ब्लड में तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएंगे, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे डस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेज, इलास्टेजेज, मेटालोप्रोटीएजेज, ठीक है, माइलोपेरोक्सीडेजेस। तो ये सब जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ साथ में डिफेंसेस भी होते हैं, जैसे कहते हैं एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, ठीक है। और जो न्यूट्रोफिल की मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर होते हैं NADPH ऑक्सीडेज, जिसका काम है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, जिसे कहते हैं बैक्टीरिसिडल एक्शन। जैसे हम सुसाइड कहते हैं ना, तो बैक्टीरिसिडल मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। और ये जो है ना एक्टिवेट हो रहा है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है जो रिलीज होते हैं इन्फेक्टेड टिश्यूज से, ठीक है। और न्यूट्रोफिल और एक सब्सटेंस भी रिलीज करता है जिसका नाम है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, जो क्या कर रहा है, प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, एग्रीगेट करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होगा। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, न्यूट्रोफिल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल है वो इन्फेक्शन की साइट पे पहुंचेंगे, यहाँ से अमीबॉइड मूवमेंट, फिर डायापेडेसिस, फिर वो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है, कीमोटैक्सिस, डायापेडेसिस, ठीक है। फिर वो करेंगे एडहेरेंस टू द इन्फेक्टेड टिश्यूज़ के साथ एडहेर हो जाएंगे और ये करेंगे फेगोसाइटोसिस। कितने, अबाउट 15 to 20 माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फेगोसाइटोसिस एक न्यूट्रोफिल कर सकता है। अभी फेगोसाइटोसिस, जब न्यूट्रोफिल फेगोसाइटोसिस कर रहा है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी बर्स्ट। रेस्पिरेटरी बर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा जब ये फेगोसाइटोसिस हो रहा है। और साथ साथ में NADPH ऑक्सीडेज है, वो भी हमारा बैक्टीरियल एक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे जैसे O2- ना, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो सब है ना वो भी बैक्टीरियल एक्शन करेंगे, ठीक है। हाँ, साथ साथ में कभी कभी पस भी बनता है। तो ये पस क्या होता है, पस है हमारा वाइट, हम सब ने देखा हुआ है, तो वाइट येलो कलर का फ्लूइड जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे। तो ये किससे बना है, एक तो हमारा डब्ल्यूबीसी जो फाइट कर रहे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया लाइव भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल। और जहाँ पे ये फाइट हुई है वो सेल का डेब्रिस मतलब पूरा कचरा जो डिस्ट्रॉय हुआ है, ये सब मिलके पस बनाएंगे, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म पस बनाती है उसे कहते हैं पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। और इसमें हमारा न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ता है क्योंकि ये जो पस बन रहा है ना, तब हमारे न्यूट्रोफिल है वो आ करके फाइट करेंगे। सेकेंड सेल आएंगे हमारे इओसिनोफिल। तो इओसिनोफिल का इंपॉर्टेंट रोल है पैरासाइटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक कंडीशन में। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटाइल नहीं होते, मोटाइल मतलब वो मूवमेंट बहुत नहीं करते, बहुत ज़्यादा फेगोसाइटिक भी नहीं होते। और उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, लेकिन ये रिलीज़ कर रहे हैं साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, मतलब ये सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये जो एंजाइम्स रिलीज़ करेंगे ना, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे, लार्विसिडल एजेंट्स रिलीज़ करेंगे, ये सब मिल करके पैरासाइट को किल करेंगे। और साथ साथ में इओसिनोफिल्स क्या करते हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है ना उसको भी डिस्ट्रॉय करेंगे।
तो ये जो हमारे हैं एलर्जिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे बेजोफिल्स। बेजोफिल भी हीलिंग प्रोसेस में एलर्जिक रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर होते हैं IgE रिसेप्टर। तो बेजोफिल्स कैसे काम करते हैं? बेजोफिल्स के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं हमारा हिस्टामिन। हिस्टामिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जब एलर्जी होती है तो वेजोडाइलेटेशन होगा, टिश्यू का रिस्पॉन्स होगा, इन सब के लिए हिस्टामिन चाहिए। फिर हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देगा। फिर हाइलुरोनिक एसिड, ये भी टिश्यू रिस्पॉन्स करेगा जब हमारा एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। प्रोटीएजेज, माइलोपेरोक्सीडेज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड साइटोकाइंस, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को इंक्रीज करेंगे। तो बेजोफिल भी हमारे इंपॉर्टेंट है एलर्जिक एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है मास्ट सेल। मास्ट सेल जो है वो हमारे बेजोफिल के जैसे ही होते हैं। बेजोफिल हमारा ब्लड में होता है और मास्ट सेल हमारे जो होते हैं वो होते हैं स्किन में, म्यूकोजा ऑफ लंग्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक, माउथ, कंजक्टिवा एंड नोज के अंदर, ठीक है। ये सर्कुलेशन में नहीं जाते और ये जो है वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे बोन मैरो एंड क्यूटेनियस ब्लड वेसल से। और इसका भी रोल है, क्योंकि बेजोफिल जैसे तो हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में ये भी हमारे सिक्रीट कर रहे हैं हिपेरिन, जिसका रोल है ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में, हिस्टामिन जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, सीरोटोनिन एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। नेक्स्ट है हमारा मोनोसाइट जो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट है, ठीक है। साइज हो गई 12 to 20 माइक्रोमीटर जो हमने बताया था। और ये हमारे मोबाइल भी होते हैं एंड फेगोसाइटिक भी होते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है डिफेंस मैकेनिज्म में। ये हमारे सिक्रीट करते हैं इंटरल्यूकिन्स, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेजिस हमारे मोनोसाइट में से ही डिराइव होते हैं, मतलब मोनोसाइट हमारा ब्लड में है और मैक्रोफेजिस हमारे टिश्यू में होते हैं। तो ये मोनोसाइट जब मैच्योर हो जाता है तो वो टिश्यू में चला जाता है और बनाता है टिश्यू मैक्रोफेज। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारे टिश्यू में डायरेक्ट पहले एंटर होती है तो सबसे पहले मैक्रोफेजिस आकर के उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे कि हमारे सपोज हमने कोई वार्ड में गए और हमें कोई इन्फेक्शन लगा, नोज़ के थ्रू आएगा ना, तो वो लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में सबसे पहले कौन होते हैं? एल्वियोलर मैक्रोफेजिस। तो वो सबसे पहले उसको एंगल्फ करेंगे, ठीक है। ऐसे लंग्स में होते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेजिस, ऐसे लीवर में होते हैं कफर सेल, जैसे हमने कुछ खराब खाया है तो लीवर के कफर सेल्स आएंगे। फिर स्प्लीन में होते हैं मैक्रोफेजिस, फिर एल्वियोलाई में हमने बता दिया, फिर ब्रेन में होते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स, स्किन में भी होते हैं हमारे लैंगरहांस सेल्स। तो ये सभी टिश्यूज़ में होते हैं जिसे कहते हैं मैक्रोफेजिस। लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का इंपॉर्टेंट रोल है स्पेसिफिक इम्यूनिटी में, जो आएंगे हमारे ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स का रोल है एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स का। ये पूरा हम इम्यूनिटी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस एरिथ्रोपोएसिस के जैसे। एरिथ्रोपोएसिस में क्या था? ओरिजिन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। यहाँ पे ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो सभी सेल्स हमारे शुरू हो रहे प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स में से, ठीक है, जिसे कहते हैं अनकमिटेड स्टेम सेल्स। फिर इसमें से बनेंगे कमिटेड स्टेम सेल्स। फिर इसमें से बनेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गए ये वाले प्लूरीपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। इसमें से बन रहे हमारे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में से हमारे लिम्फोब्लास्ट एंड लिम्फोसाइट बनेंगे, ठीक है। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट में से बनेंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट ई। तो इसमें से बनेंगे आरबीसी जो हमने डिस्कस किया। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट्स। तो इसमें से बनेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट। तो ये मेगा कैरियोसाइट्स है, इसमें से बनेंगे प्लेटलेट्स। तो ये देखो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट्स है, इसमें से बनेंगे माइलोब्लास्ट, ठीक है। इसमें से बनेंगे प्रोमाइलोसाइट। फिर न्यूट्रोफिल माइलोसाइट, न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। फिर यहाँ पे बेसोफिल माइलोसाइट, बेसोफिल मेटामाइलोसाइट एंड बेसोफिल। फिर इओसिनोफिल माइलोसाइट, इओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट एंड इओसिनोफिल। और इस साइड पे यहाँ पे मोनोब्लास्ट, फिर हमारा प्रोमोनोसाइट एंड मोनोसाइट। ये हो गए हमारे स्टेप्स ऑफ ल्यूकोपोएसिस। तो यहाँ पे हमने डब्ल्यूबीसीज के फंक्शंस, डब्ल्यूबीसीज के स्ट्रक्चर एंड ल्यूकोपोएसिस डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।